नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम किसने दिया है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम किसने दिया है, तो वो नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तब आपका उत्तर होता जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा। ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तब आपका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगर साहित्यिक शब्द लग जाता है तब आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। और कई बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, लेकिन ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, तब आपको उत्तर लगाना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्लियर है ये बात? एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, किसने माना, तो आपका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगर साहित्यिक शब्द लग जाता है और प्रश्न बनता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तब आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, ऑप्शन में फिर रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, सिर्फ चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा, तब आपका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगर दोनों है तब आपने लगाना है रामचंद्र शुक्ल। ध्यान से इस बात को सुनना है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना। ठीक है, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने नहीं माना था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपके पास, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? आपके पास ऑप्शन है 84, 9, 12 या 22। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी जाती है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। जो साथी इस क्लास को बाद में देखते हैं, प्लीज आप लोग भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, देसिल बहना सब जन मीठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? आपके पास ऑप्शन है स्वयंभू ने, चंद्रवरदाई ने, विद्यापति ने या अमीर खुसरो ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उक्ति है आपके पास देसिल बहना सब जन मीठा, किसने कही है ये उक्ति? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, विद्यापति जी ने। ठीक है, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? बताइए, आप लोग ही मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पौंचरयु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या चित्रावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। चित्रावली जो है वो अपभ्रंश की नहीं है। ठीक है, चित्रावली उस्मान की रचना है जो कि सूफी कवि थे और चित्रावली का रचनाकाल 1613 ईस्वी है। किसकी रचना है? उस्मान की। ठीक है, उस्मान की रचना है 1613 की, अवधी भाषा में है ये। अब हम बात करेंगे कि पौंचरयु, इसके रचयिता कौन है? स्वयंभू। ठीक है, अपभ्रंश की रचना है ये। पाहुड़ दोहा ये मुनीराम सिंह की है। ठीक है, और भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, गोरक्षप्पा, कर्णप्पा या लुयप्पा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? और साथ में मुझे ये भी बताना है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। देखती हूँ कितने बच्चे जो है वो ध्यान से क्लास में हैं, कितने बच्चों का ध्यान क्लास में है। और बिल्कुल से सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। अब बताइए सबसे पुराने कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, सरहप्पा। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है इनके अन्य? सरोज वज्र, राहुल भद्र। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शन है शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। द्वैतवाद के, बिल्कुल सही, द्वैतवाद के हैं निम्बार्काचार्य। और एक पूछा जाता है आपसे अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। ओके, और विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। ठीक है, और शंकराचार्य के संप्रदाय का नाम क्या है? अद्वैतवाद। ओके, और द्वैतवाद निम्बार्काचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? आपके पास ऑप्शन है गबन, कर्मभूमि, गोदान या रंगभूमि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ये चारों उपन्यास जो है वो प्रेमचंद जी के हैं। अगर हो सके तो आप लोग इन चारों का जो है समय भी बता दीजिए, कब कब प्रकाशित हुए हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। गोदान का समय क्या माना जाता है? 1936 ईस्वी। ओके, और गबन प्रेमचंद जी का 1931 ईस्वी का उपन्यास है। कर्मभूमि 1933 ईस्वी का है और रंगभूमि 1925 ईस्वी का उपन्यास है प्रेमचंद जी का। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, धनिया और झुनिया जो है वो गोदान उपन्यास के पात्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना छायावादी युग के कवि की है? आपके पास ऑप्शन है प्रिय प्रवास, लोकायतन, प्रेम सरोवर या काव्य निर्णय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
कौन सी रचना छायावादी युग के कवि की है? यह छायावादी युग की है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, लोकायतन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि लोकायतन के रचनाकार कौन है, किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की है। अब हम बात करेंगे कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, प्रिय प्रवास हरियों जी की रचना है। प्रेम सरोवर, बताइए प्रेम सरोवर की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, भारतेंदु जी। ठीक है, और काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपके पास कि माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। आपके पास ऑप्शन है प्रभा पत्रिका, कर्मवीर पत्रिका, आलोचना पत्रिका या प्रताप पत्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने नहीं किया है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर इसके संपादक कौन हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आलोचना पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी ने इसका संपादन नहीं किया है। अब बताइए कि इसके संपादक कौन थे। बिल्कुल सही, इसके संपादक कौन कौन थे? तो शिवदान सिंह चौहान भी थे, नामवर सिंह भी थे और परमानंद श्रीवास्तव भी थे। ठीक है, और अरुण कमल जी भी थे। ठीक है, ये चार जो है, क्या क्या नाम बताए मैंने आपको? शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, परमानंद श्रीवास्तव और अरुण कमल। और बाकी ये तीनों पत्रिकाएं जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसका संपादन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवपालगंज से संबंधित उपन्यास कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मेला आंचल, राग दरबारी, आधा गांव या परती परिकथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिवपालगंज से संबंधित उपन्यास कौन सा है और उसके उपन्यासकार का नाम भी बताना है। बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, शिवपालगंज से संबंधित उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी। चलिए अब आप मुझे बताइए कि राग दरबारी के उपन्यासकार कौन है, क्योंकि पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। और साथ में इसका रचना काल भी बताना है। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है 1968 ईस्वी का। और इसमें जो है वो शिवपालगंज से संबंधित है। ये शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। अब हम बात करेंगे कि मेला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मेरीगंज गांव से संबंधित उपन्यास कौन सा है, तो वो है आपका मेला आंचल। ठीक है, मेला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का है ये 1954 ईस्वी का। आधा गांव राही मासूम रज्जा का है। ठीक है, 1966 ईस्वी का। आप जानते हैं कि इसमें गंगोली गांव का चित्रण किया गया है। ओके, किस गांव का? आधा गांव में गंगोली गांव का। ठीक है, शिया समाज का चित्रण किया गया है गंगोली गांव के। परती परिकथा भी रेणु जी का उपन्यास है 1957 ईस्वी का। इसमें किसका वर्णन किया गया है? पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का। ठीक है, मैं लिख के नहीं कर रही हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। शिवपालगंज से संबंधित है राग दरबारी। ठीक है, और आपका था फिर मेरीगंज, मेरीगंज से संबंधित है मेला आंचल, गंगोली गांव से संबंधित है आधा गांव। ठीक है, और परानपुर गांव से संबंधित है परती परिकथा। क्लियर चारों? ओके, एक बार और बता देती हूँ। राग दरबारी शिवपालगंज से संबंधित है, मेला आंचल मेरीगंज से संबंधित है, आधा गांव गंगोली से संबंधित है,
और परती परिकथा परानपुर गांव से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं। कौन है? रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र गुप्त, उदय शंकर या भट्ट सुदर्शन? नहीं, यहाँ पे होगा उदय शंकर भट्ट और फिर होगा आपका सुदर्शन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। औरंगजेब की आखिरी रात के लेखक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रामकुमार वर्मा जी की एकांकी है और इनकी प्रसिद्ध अन्य रचनाएं और भी हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कौन कौन सी है वो। पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्रा, रेशमी टाई, दीपदान, ठीक है, सप्त किरण। ये प्रसिद्ध रचना है रामकुमार वर्मा जी की जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। औरंगजेब की आखिरी रात हो गई और हो गई आपकी पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्रा, रेशमी टाई, दीपदान और सप्त किरण। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से द्विवेदी युग से संबंधित कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, हरिओद या श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा कवि द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर वह किस युग से संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है बल्कि भारतेंदु युग से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? बताइए। बिल्कुल सही, हिंदी प्रदीप। ठीक है, कौन सी पत्रिका निकाली थी बालकृष्ण भट्ट ने? हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाली थी। कब निकाली थी? 1877 ईस्वी में पत्रिका निकाली थी इन्होंने 1877 ईस्वी में। कौन सी पत्रिका थी? हिंदी प्रदीप। हमारा अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ये आपके पास पंक्ति दी गई है निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है ये। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल सही, 1850 ईस्वी में। ओके, हमारा अगला प्रश्न है साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड या उत्तरकांड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है। आप जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें कुल 7 कांड है। तो आपको बताना है कि अंतिम कांड कौन सा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अंतिम कांड कौन सा है? उत्तरकांड। ठीक है, और पहला कांड कौन सा था? चलिए मैं सारे बता देती हूँ कौन कौन से 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? बालकांड। फिर आता है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तरकांड। हमारा अगला प्रश्न है छायावाद की विशेषता है। आपको बताना है कि इनमें से छायावाद की विशेषता कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य एवं प्रेम, श्रृंगारिक भावना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। छायावादी युग की विशेषता बतानी है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर शाबाश शाबाश बताइए
दो बताया है, उनका उत्तर सही है। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। अब हम बात करेंगे कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता मानी जाती है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। श्रृंगारिकता रीतिकाल की विशेषता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। आपके पास ऑप्शन में है, जो रचनाएं दी गई है वो बता देती हूँ मैं। आप ऑप्शन में है आपके पास जो रचनाएं दी गई है, गीत फरोश, युगवाणी, हरी घास पर क्षण भर या कुकुरमुता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है आपको, बताइए। और साथ में आपने एक काम और करना है कि इसका जो रचनाकाल है वो भी बताना है, और जो इसके रचनाकार हैं, इनके रचनाकार हैं, उनका नाम भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, युगवाणी 1939 ईस्वी की रचना है, किसकी, सुमित्रानंद पंत की। कुकुरमुता 1942 ईस्वी की है, इसके रचनाकार कौन है, बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की रचना है, किसकी रचना है ये, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, बताइए। बिल्कुल सही, 1949 आगे जी की रचना है। और गीत फरोश 1953 ईस्वी की रचना है, किसकी, भवानी प्रसाद मिश्र की। कहीं कहीं आपको 1956 भी देखने को मिलेगा, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो प्रथम काव्य माना जाता है वो 1953 में ही है, और वह है गीत फरोश। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, युगवाणी पंत जी की है 1939 की, कुकुरमुता निराला की है 1942 की, हरी घास पर क्षण भर 1949 अज्ञे जी की, गीत फरोश आपकी है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता की रचयिता है कौन है। आपके पास ऑप्शन है, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। भूल गलती कविता की रचयिता कौन है, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, मुक्तिबोध जी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है, नाटक, उपन्यास, कहानी या निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। आठवां सर्ग किस विधा की रचना है, और इसके रचनाकार का नाम भी बताना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। आठवां सर्ग नाटक विधा की रचना है, किसका नाटक है ये, सुरेंद्र वर्मा जी का। ठीक है, आठवां सर्ग नाटक विधा की रचना है और सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है कौन सी है। ऑप्शन में है आपके पास, रेणुका, हम विश्वाई जन्म के, हिमतरंगिणी या मिलन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की है उसका चयन करना है आपको, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की भी रचना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रेणुका, इसके रचयिता कौन है, बताइए। रेणुका किसकी रचना है, बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और हिमतरंगिनी के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, और मिलन रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। हम विश्वाई जन्म की बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, और मिलन रामनरेश त्रिपाठी की है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी इस क्लास को बाद में देखते हैं प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।
ठीक है। और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।